माँ, क्या कर रही हो? अरे तू जाग गई कब्बू, आजा मेरे पास आजा। बस 10-15 दिए और बना दो, फिर हम खाना खाएंगे। अच्छा माँ, आप ये दिए क्यों बनाती हो? क्योंकि यही हमारा काम है। हम दिए बनाते हैं और फिर उन्हें बाजार में बेचते हैं, और फिर उससे जो पैसे मिलते हैं उसी से तो कब्बू का खाना आता है। अब समझी मेरी गुड़िया? हाँ, सब समझ गई। अच्छा माँ, आपको ये दिए बनाना किसने सिखाया? तेरे पापा ने। मुझे तो चाक चलाना भी नहीं आता था। उनसे शादी करके इस घर में आई तब देखा कि वो तो बड़े सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मुझे सबसे सरल दिया बनाना ही लगा, तो मैंने दिए बनाना सीख लिया। पर क्या पता था कि एक दिन यही दिए हमारे गुजारे का सहारा होंगे। माँ, बाबा कभी वापस नहीं आएंगे? बेटा, जब कोई भगवान के पास चला जाता है ना, तो फिर वो कभी वापस नहीं आता। पर कब्बू के पास उसकी माँ है ना। ऐसे ही कुछ और साल बीत गए और अब कविता 10वीं क्लास में आ गई थी। फिर एक दिन, माँ, आप ना ये दिए बनाने का काम छोड़ दो। हैं? पर क्यों? ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि इस काम में बहुत परेशानियां हैं। एक तो आज के जमाने में कोई दिया खरीदता नहीं, दूसरा इस काम में जितनी मेहनत है उतनी कमाई नहीं है। पहले मिट्टी साफ करो, फिर उसे गूंदो, चाक पर दिए बनाओ, फिर सुखाओ और फिर उन्हें पकाओ। हाँ वो तो है, पर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? आप इतनी अच्छी चित्रकारी करती हो, वैसा कुछ करो ना। हाँ, चित्रकारी करने का शौक तो है, पर कब्बू उससे नहीं होगा ना। तो फिर मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ तो बता फिर। आप ना सुंदर सुंदर मोमबत्तियां बनाओ, थोड़ी अलग किस्म की। हाँ वाह, क्या बात कही कब्बू, पर एक एक मोमबत्ती बनाने में तो बहुत समय जाएगा ना। अरे आप मिट्टी का काम जानती हो ना, तो बस बढ़िया बढ़िया साँचे तैयार क्यों नहीं करती? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे वाह, तू तो बड़ी समझदार हो गई कब्बू। बेटी किसकी हो? शांता की बेटी कविता ने उसे एक नई राह और नई उमंग दे दी थी। अब शांता भी कुछ नया करना चाहती थी। उसने अपने अंदर के कलाकार को जगाया और मिट्टी से कई तरह के सांचे तैयार किए। उन सांचों में उसने अपनी सारी कलाकारी उड़ेल दी। और फिर अगले दिन, अरे वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इनसे कैसी मोमबत्तियां बनेंगी? अरे आसान है, पहले इसमें धागा डालना होगा और फिर पिघला हुआ मोम, और फिर बन जाएगी मोमबत्तियां। अरे माँ, वही तो पूछ रही हूँ कि मोम कहाँ है? हे भगवान, वो तो मैं भूल ही गई। अब इतना सारा मोम कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। कविता चाह कर भी अपनी माँ की मदद नहीं कर पा रही थी कि तभी उनके आंगन के पास आकर एक कार रुकी, जिसमें से एक बहुत ही अमीर और सुंदर औरत उतरी। उसने शांता को आवाज लगाकर कहा, सुनिए, मेरा नाम रूपाली है, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे शहर की तरफ जाना है, क्या आप मुझे रास्ता बता देंगी? जी, देखिए, अब यहाँ से सीधे जाइए और फिर अगले मोड़ से बाईं तरफ मुड़ जाइएगा, आगे शहर का रास्ता दिख जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप मेरी एक मदद और कर सकती हैं? जी कहिए। मेरे पास पानी खत्म हो गया और मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, तो क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिला देंगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। माँ, देखा आपने कितनी बड़ी गाड़ी है उस औरत के पास। बेचारी रास्ता भटक गई, चलो उसे पानी देकर आते हैं। जैसे ही शांत और कविता बाहर आए तो उन्होंने देखा कि ना तो वहां कोई कार थी और ना ही रूपाली। तभी कविता की नजर बाहर खुले पड़े मोमबत्ती के सांचे पर पड़े। देखो माँ, इस सांचे में कितने सारे रुपए हैं। ये रुपए यहाँ कहाँ से आए? हे भगवान, लगता है खुद देवी माँ इंसान का रूप लेकर हमारी मदद करने आई थी। इसका मतलब ये पैसे हमारे हैं, हम इससे ढेर सारा मोम खरीद सकते हैं। हाँ, शायद देवी माँ भी यही चाहती हैं। शांता ने उन पैसों से ढेर सारा मोम खरीदा और जब उसे पिघलाकर सांचे से बाहर निकाला तो वाकई बहुत ही प्यारी प्यारी मोमबत्तियां बनकर तैयार थी। बाजार में पहले ही दिन शांता की सारी मोमबत्तियां बिक गई, मगर शांता की निगाहें हमेशा रूपाली को ढूंढती रही, जो उसे फिर कभी दिखाई नहीं दी। ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत गया और फिर, माँ, अब सांचे कम पड़ने लगे हैं, मुझे लगता है आपको और सांचे बनाने पड़ेंगे। अब आप एक काम क्यों नहीं करती? कब तक इतनी मेहनत से सांचे बनाओगी? चलकर बाजार से नए डिजाइन के सांचे खरीद लेते हैं ना। हाँ, ये अच्छी बात कही तूने, तो चल फिर मेरे साथ, आज नए सांचे लेकर आते हैं। शांता ने उस दिन बाजार से ढेर सारे सांचे खरीदे। धीरे धीरे शांता का काम बढ़िया चल पड़ा था और वो अच्छे पैसे कमाने लगी थी। फिर कुछ महीनों के बाद, कब्बू, इनसे मिल, ये सुलोचना है और ये संगीता, आज से ये हमारे साथ काम करेंगी।
वो क्या है ना, मैं अकेले उतनी मोमबत्तियां नहीं बना पा रही थी, तो मैंने दोनों को अपने साथ काम पर लगा लिया और इसके बदले मैं इन्हें हर महीने पगार भी दूंगी। अरे वाह माँ, आपने तो घर को फैक्ट्री बना दिया। बस देवी माँ ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखना। 2 लोगों को काम पर रखने के बाद शांता ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वक्त के साथ शांता की तरक्की बढ़ती गई और अब शांता के पास अपना बड़ा घर और एक गाड़ी भी थी। फिर एक दिन जब शांता और कविता घूमने निकले तो रास्ते में जाम देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी एक छोटे गांव की तरफ घुमा ली। तभी उन्होंने देखा कि वहां एक औरत चाक के पास अपना माथा पकड़कर बैठी है और उसकी छोटी सी बिटिया उसे हिम्मत दे रही है। शांता के कहने पर कविता ने गाड़ी वहीं रोक ली और फिर, सुनिए, मैं शहर की तरफ जा रही थी, रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मुझे सही रास्ता बता देंगी? और सुनिए, मेरा पानी भी खत्म हो गया है, बड़ी प्यास लगी है, तो क्या एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? कार में बैठी कविता ये सब देख रही थी और वो समझ गई थी कि उसकी माँ शांता क्या करना चाहती है। उसने झट से कार का दरवाजा खोला और कार स्टार्ट कर ली। उधर जैसे ही वो औरत शांता के लिए पानी लेने अंदर गई तो शांता ने फौरन नोटों की एक गड्डी निकाली और वहीं रखे मिट्टी के बर्तन में रखकर वापस कार में जा बैठी। फिर कविता ने कार तेजी से आगे बढ़ा ली। माँ, पता है, मुझे आज जाकर वो रूपाली आंटी दिखी। कविता की बात सुनकर शांता धीरे से मुस्कुरा दी। उन दोनों के मन में कई साल पहले की वो तस्वीर ताजा हो गई और इसी के साथ अब उनके मन में संतोष था और चेहरे पर मुस्कुराहट। सुनिए, अब थोड़ा रुक जाइए, आ जाइए, खाना खा लीजिए। अच्छा, अब क्या बनाया है आज खाने में? करारी भिंडी, आपको बहुत पसंद है ना? अरे राधिका, खुश कर दिया तुमने तो। क्या खुशबू है, मजा आ जाएगा आज तो खाने में। अब बस खुशी होते रहोगे या खाओगे भी? अब तुम भी आओ ना। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बाद में नहीं, आ जाओ मेरे साथ खाओ। श्याम की जिद पर राधिका ने भी खाना शुरू कर दिया। श्याम और राधिका की शादी को 5 साल हो गए थे। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। श्याम एक किसान था और खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता था। श्याम दिन भर अपने खेत में काम करता और राधिका घर संभालती। खाना खाने के बाद राधिका श्याम को एकटक देखती रही। अरे अब क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि आप दिन भर कितनी मेहनत करते हो और आपकी इस मेहनत का फल कोई और ही ले जाता है। अच्छा, वो सरपंच की बात कर रही हो? अब बात तो साफ है ना राधिका, कर्जा लिया है तो पाटना तो पड़ेगा ही ना। बोलो। मैं सरपंच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस किशन की बात कर रही हूँ। सारा दिन मेहनत आप करते हो और सारा मुनाफा वो लेता है। अरे तो उसमें अब मैं क्या करूं? खेती बाड़ी छोड़कर उस किशन की तरह सब्जी बेचने लग जाऊं क्या? हाँ, तो उसमें बुराई ही क्या है, और उसके लिए खेती छोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो सब्जी आप उगाते हो उसे आप खुद ही जाकर बेचा करो ना। अच्छा, और खेती बाड़ी कौन देखेगा? आप ही देखोगे, और जरूरत पड़ी तो मैं मदद कर दिया करूंगी। देखो, चाहे थोड़ी कम ही खेती कर लो, पर अपनी सब्जी आप खुद ही बेचो। मुझे एक बात बताओ जरा, इस बार वो किशन टमाटर कितने में लेकर गया आपसे? अब 50 किलो निकले थे, तो वही 5 रुपए के हिसाब से लेकर गया था वो। हे भगवान, आपको पता भी है कि बाजार में इस समय टमाटर का क्या भाव चल रहा है? वो आपके ही टमाटर पूरे 5 गुना महंगे बेच रहा है बाजार में। अरे पर मुझे नहीं आता ये दुकान चलाना। दुकान चलाने को कौन कह रहा है? बस आप अपनी सब्जी लेकर बाजार में बैठ जाओ, लोग अपने आप आएंगे आपके पास सब्जी खरीदने के लिए। अब ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम घर जाओ। राधिका खाने का डिब्बा लेकर घर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद श्याम बहुत देर तक उसकी बात पर सोच विचार करता रहा। राधिका ने बात ठीक ही कही थी, पर तभी श्याम को सरपंच सूरजमल का ख्याल आया, जो कि 1 नंबर का खड़ूस और लालची आदमी था। दरअसल श्याम के पिता ने अपने बुरे वक्त में कई साल पहले सूरजमल से उधार लिया था, जिसके बदले में श्याम का आधा खेत सरपंच के पास अब तक गिरवी पड़ा हुआ था। श्याम उस खेत पर खेती नहीं कर सकता था, वहाँ सरपंच के लोग ही खेती करते थे। श्याम अपना खेत वापस तो पाना चाहता था, पर सरपंच से खेत छुड़वाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए वो हर महीने किश्त के तौर पर एक रकम सरपंच को देता था। फिर अगले दिन, भैया कुछ पूछना था आपसे। हाँ भैया बताओ। मैं एक किसान हूँ, सोच रहा हूँ कि कल से मैं भी अपनी सब्जियां यहीं बेचने लगूं खुद से। हाँ, बढ़िया विचार है, पर इसके लिए तुम्हें सरपंच जी से पूछना पड़ेगा और उन्हें यहाँ का टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स?
पर वो किस लिए? अरे ये जो तुम पूरा चबूतरा देख रहे हो ना, जिस पर सब लोग सामान बेच रहे हैं, असल में ये सरपंच के खेत पर बना हुआ है और ये चबूतरा भी उसी ने बनवाया है। हमारी मजबूरी है, इसीलिए हम सबको यहीं बैठना पड़ता है। रोज के 50 रुपए देने पड़ते हैं उस सरपंच को, और अगर ये पैसे नहीं दिए तो उसके लठैत आकर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। अरे ये तो बड़ी नाइंसाफी है भैया। है तो सही, पर क्या कर सकते हैं, अब जो है मैंने तुम्हें बता दिया। श्याम मुरझाया हुआ चेहरा लेकर अपने घर चला आया। उसने राधिका को सारी बात बता दी। राधिका ने कुछ देर अपना दिमाग लड़ाया और फिर, सुनो, मेरे पास एक तरीका है। अब क्या? बोलो तो। हमारे गांव के सबसे नजदीक का गांव है बिशनपुरा। आप वहां जाकर भी तो अपनी सब्जियां बेच सकते हो। वहां ये सब चक्कर नहीं है। मेरी एक सहेली रहती है वहां, उसका पति गोलगप्पे का ठेला लगाता है, उसे तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, अगर ऐसा है तब तो ये सही रहेगा, लेकिन एक समस्या है, बिशनपुरा तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, तो मैं रोज वहाँ जाऊंगा कैसे? सड़क नहीं है पर नदी तो है ना। देखो, जिस जिस नदी के किनारे हमारे गांव बसा है, बिशनपुरा भी तो उसी नदी के दूसरे छोर पर बसा है। अब बस आपको एक नाव बनानी पड़ेगी वहां तक जाने के लिए, उसे चलाने में भी कोई खर्चा नहीं। श्याम को राधिका की बात भा गई। अगले ही दिन श्याम ने अपनी जमा पूंजी से मोटी रकम खर्च कर गांव के बढ़ई से एक बढ़िया नाव बनवा ली और फिर वो उस नाव को नदी में लेकर गया। उस दिन राधिका और श्याम बहुत देर तक नाव में नदी की सैर करते रहे। श्याम नाव चलाकर उसे बिशनपुरा तक घुमा लाया। राधिका ने देखा कि वहाँ राशन वगैरह की दुकानें तो थी, पर सब्जी की दुकानें बहुत ही कम थी, और ये देखकर श्याम और राधिका की अच्छी कमाई की उम्मीद और बढ़ गई। अगले दिन से ही श्याम अपनी नाव से सब्जियां लेकर बिशनपुरा जाने लगा। वो वहाँ जाता और सब्जी बेचता। बिशनपुरा के लोगों को भी उसकी सब्जियां पसंद आई, क्योंकि सीधे खेत से लाने की वजह से वो सब्जियां बहुत ताजी रहती थी। साथ ही श्याम सब्जियों के वाजिब दाम ही लेता था। तो इस तरह राधिका और श्याम के दिन बहुरने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद, राम राम सरपंच जी। आ गया तू शामू? जी मालिक। सुना है आजकल बड़े नोट छाप रहा है। कहाँ सरपंच जी, बस 2 पैसे बच जाते हैं। मालिक, ये इस महीने की किस्त है। मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी है। अरे रुक तो सही, कहाँ की जल्दी है? वैसे दिमाग तो खूब लगाया तूने, टैक्स नहीं दिया। चल कोई बात नहीं, पर अपना उधार तो चुका भाई, जो तेरे बाप ने मुझसे लिया था। अब चुका तो रहा हूँ सरपंच जी, हर महीने किस्त देकर जाता तो हूँ आपको। देख, अब बहुत हुआ, या तो तू मेरे पूरे पैसे एक साथ लौटा, वरना अपना खेत मेरे नाम कर दे, समझा? पर सरपंच जी, परवर कुछ नहीं, 3 दिन का वक्त दिया है तुझे, जा जाकर पैसों का इंतजाम कर, वरना अपना खेत भूल जा, समझा? असल में सूरजमल श्याम से चिढ़ गया था। उसे इस बात से तकलीफ थी कि श्याम उसके बाजार में सब्जी क्यों नहीं बेच रहा है, इसीलिए अब वो उसे परेशान कर रहा था। उधर श्याम को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने तय कर लिया कि वो आधा गिरवी रखा खेत सरपंच के नाम ही कर देगा। अगले दिन बहुत भारी मन से श्याम सरपंच के पास पहुंचा। हाँ बता, फिर क्या सोचा तूने? सरपंच जी, इतनी बड़ी रकम तो मैं चुका नहीं पाऊंगा, आप मुझे ले चलिए कचहरी, मैं जमीन आपके नाम ही कर दूंगा। वैसे उधार निकाल कर उसमें से कुछ पैसे बचेंगे क्या? क्यों, बस उधार ही चुकाएगा क्या? मेरा ब्याज वो कौन देगा है? ठीक है सरपंच जी, मैं कल सुबह आ जाऊंगा आपके पास, चलेंगे फिर कचहरी। उस रात श्याम को एक पल के लिए नींद नहीं आई, क्योंकि उसका आधा खेत उसके हाथों से निकल रहा था और अपना खेत बचाने के लिए फिलहाल उसके पास कोई तरीका नहीं था। तभी आधी रात को उसे बादलों के बहुत तेज गरजने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में झमाझम बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज थी। पूरे 4 दिनों तक वो बारिश ऐसे ही होती रही और पूरा गांव बाढ़ में डूबने लगा। कचहरी जाना तो दूर, फिलहाल कोई अपने घर से बाहर तक नहीं जा पा रहा था। बाढ़ की वजह से लोगों को बहुत परेशानियां होने लगी। किसी के घर में पीने का पानी नहीं बचा था, तो किसी के घर में अनाज खत्म हो गया। ऐसे में श्याम ही वो इंसान था जिसने सबकी मदद करने के बारे में सोचा। वो अपनी नाव की मदद से सबकी जरूरत का सामान उन तक पहुंचा रहा था। हर कोई श्याम की तारीफ कर रहा था। और फिर, अजी सुनते हो? हाँ, क्या हो गया? अरे आपने सुना क्या, सरपंच जी के घर की दीवार गिर गई है। बारिश का सारा पानी उनके घर में घुस गया है। शांता बता रही थी कि बाकी लोग तो सही समय पर निकल आए, लेकिन सरपंच जी अपने पोते के साथ घर के अंदर फंस गए हैं। अरे तो मुझे जाना चाहिए, फौरन जाना चाहिए। इतना कहकर श्याम ने तेजी से अपनी नाव चलाई। उसने जाकर देखा तो वाकई सरपंच अपने पोते को कंधे पर बिठाए पानी में डूबा खड़ा था। वो चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा था। बाढ़ का पानी उसके गले तक आ रहा था, लेकिन श्याम फौरन अपनी नाव लेकर सरपंच के नजदीक गया और सरपंच और उनके पोते को अपनी नाव पर बिठाकर बाहर निकाल लाया। पूरे 3 दिनों तक सरपंच और उसका पोता श्याम के घर की छत पर रहे। जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ
तो श्याम ने सरपंच से कहा, सरपंच जी, अब रास्ते खुल गए हैं तो कचहरी चलें। बस करो श्याम, मेरी आंखें खुल गई हैं भाई। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बाबा को बहुत परेशान किया, पर फिर भी तुमने मेरी और मेरे पोते की जान बचाई। मुझे माफ कर दो। और रही बात उस खेत की, तो वो हमेशा से तुम्हारा था और आगे भी तुम्हारा ही रहेगा। और हाँ, एक बात और, तुम्हें अब गांव में जहां और जैसे सब्जी बेचनी है तुम बेच सकते हो, वो भी बिना किसी टैक्स के। सरपंच की बात सुनकर श्याम और राधिका खुशी से मुस्कुराने लगे। बारिश थम गई थी, लेकिन उसने सूरजमल के मन पर चढ़े मैल को हमेशा हमेशा के लिए धो दिया था। अनुराधा के पति का अचानक एक बीमारी से देहांत हो गया। 5 बेटियों की जिम्मेदारी अनुराधा पर आ गई। देख अनुराधा, अब हम तेरा और तेरी बेटियों का बोझ अब और नहीं उठा सकते। इन्हें ले और यहाँ से निकल जा। पर भाभी, मैं इन 5 को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं। माँ बापू भी गांव में चल बसे। इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। विनोद के जाने के बाद आप इतना क्यों बदल गई? बदलना पड़ा। हमारा दिमाग खराब नहीं है जो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ले। अरे आने वाले समय में तेरी ये 5 बेटियां बड़ी होंगी तो तू तो इनकी शादी की जिम्मेदारी हमारे मत्थे मढ़ देगी। चल निकल यहाँ से। रहम करो भाभी, इतनी रात में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये ऐसे नहीं मानेगी। तू आगे से हट, इसे मैं धक्का देता हूँ। अनुराधा के जेठ जेठानी बड़ी क्रूरता से उसे उसकी बेटियों के साथ सड़क पर धक्का दे देते हैं। अब मैं इतनी रात में इन 5 को लेकर कहाँ जाऊं? मेरी मदद करो प्रभु। अनुराधा अपनी 5 बेटियों का हाथ थामे रात के अंधेरे में सड़क पर चल रही थी। मम्मी, बहुत डर लग रहा है। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, डरो नहीं। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? ताऊ जी ताई जी ने तो घर से निकाल दिया। मम्मी, बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। पूजा, तू इन 4 का ध्यान रख, हाथ पकड़ के रखना। मैं सामने नल से पानी भरकर लाती हूँ। अनुराधा अपनी बेटियों को सड़क के किनारे बिठाकर पानी लेने चली जाती है। तभी एक गुंडा अनुराधा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या बात है, प्यास लगी है क्या? कहो तो हम बुझा दें। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे छोड़ दो। ओए, जब वो कह रही है तो छोड़ क्यों नहीं देता? अबे, तू इसका कौन है, जो बीच में टांग अड़ाने आ गया? मैं कोई भी हूँ, तुझे इससे क्या? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। वो आदमी गुंडे को मारपीट कर वहां से भगा देता है। शुक्रिया भैया, आज आपने मेरी मदद की। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था बहन। अनुराधा अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है। तभी, बहन, इतनी रात में तुम अकेली कहाँ जाओगी? यहीं पास में ही मेरी मौसी का घर है, रात वहां रुक जाना। बच्चियों के साथ अकेले रात में रहना खतरे से खाली नहीं। मम्मी, हम सबको भूख लगी है। चलो आओ, मौसी के घर चलते हैं, वहां सब पेट भर कर खाना। शुक्रिया भैया। वो आदमी अनुराधा और उसकी बेटियों को अपनी मौसी के घर ले जाता है। अरे आओ आओ बेटी, कितनी प्यारी और मासूम बच्चियां हैं। तुम्हारी कहानी सुनकर सचमुच मेरा भी दिल भर आया। कैसे निर्दयी लोगों की दुनिया बनती जा रही है। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से यहाँ जितने दिन चाहे रह सकती हो। मौसी जरा इधर आना, मैं कह रहा था बच्चियों को भूख। मौसी और वो आदमी बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद, माँ पानी पीना है, तुम यहीं पलंग पर बैठो, मैं लेकर आती हूँ। देखो मुन्नी बाई, बड़ी मुश्किल से ये चिड़िया और उसके चूजे हाथ में आए हैं। तुम्हारे तो दोनों हाथों में चांदी है, तुम अपनी दुकान आराम से चला सकती हो। बात तो तू ठीक कह रहा है, पर इसे शक तो नहीं हुआ ना कि ये कोठे पर लाई गई है और तू इसे और इसकी बेटियों को बेचने के लिए यहाँ लाए है? अरे नहीं मुन्नी बाई, बस अब तुम जल्दी से मेरे पैसे मुझे दो, मैं यहाँ से जाऊं। हाँ, ये आदमी मुझे यहाँ बेचने लाए है? नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अनुराधा कमरे में जाती है। चलो बच्चों, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, वो दरवाजा खुला है, एक एक करके तुम सब वहां से बाहर जाओ, आराम से, वो अंकल देख न पाए। अनुराधा अपनी बेटियों के साथ चुपके से भागती है। तभी उस व्यक्ति की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है। मुन्नी बाई, हमें इन्हें पकड़ना होगा। हे ईश्वर, मेरी मदद करो प्रभु, भागो मेरी बच्चियों, और तेज, हमें इनके हाथ नहीं आना। तभी अनुराधा देखती है सामने हनुमान मंदिर है
और वहाँ घंटियों की आवाज आ रही है। चलो बच्चों, जल्दी से हनुमान मंदिर में चलते हैं, वहाँ हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब हम लोग इन्हें नहीं पकड़ सकते, ये हनुमान मंदिर में चली गई है। किसी ने हमें वहाँ देख लिया तो पुजारी और सब लोग हमें पुलिस को पकड़वा देंगे। कैसी किस्मत खराब है, इस सौदा भी हाथ से चला गया है। चलो वापस चलते हैं। हे बजरंगबली, आज आपने मेरी और मेरी बेटियों की जान बचाई, आप धन्य है प्रभु। बजरंग बली तो शरण में आए हर भक्त की मदद करते हैं। यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अनुराधा पुजारी जी को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। बेटी, तुम चाहो तो इसी हनुमान मंदिर में रहकर प्रभु की सेवा करो। यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं। पुजारी जी की बात सुनकर अनुराधा को थोड़ी तसल्ली होती है। उस दिन से अनुराधा अपनी 5 बेटियों के साथ हनुमान मंदिर में ही रहने लगी। अनुराधा और उसकी 5 बेटियां हनुमान मंदिर की सेवा करती थी। वहाँ की साफ सफाई, देखभाल, ये सब अनुराधा ही संभालती थी। एक दिन अनुराधा ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मैं सोच रही थी मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने का काम करके थोड़े पैसे कमा लूंगी, ताकि अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर सकूं। ये तो बहुत उत्तम विचार है अनुराधा बेटी। मैं कल ही फूल वाले और पूजा सामग्री वाले की दुकान पर तुम्हें ले चलूंगा। वो तुम्हें उधार पर फूल माला और सामग्री दे देंगे। जो भी कमाई होगी उसमें से तुम उनके पैसे चुकाकर बाकी की कमाई अपने पास रख लेना। ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। पुजारी जी अनुराधा को फूल माला और पूजा की सामग्री दिलवा देते हैं। अनुराधा मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने लगी। अनुराधा ने अपनी बेटियों को एक सरकारी स्कूल में डाल दिया। अब उसकी बेटियां पढ़ने जाने लगी थीं। अनुराधा को हनुमान मंदिर में रहते हुए 15 साल बीत गए। अनुराधा की मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा सामग्री की 2 बड़ी दुकानें थीं। मंदिर के पुजारी जी का निधन हो चुका था। अपने जाने से पहले पुजारी जी मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा को सौंप गए थे। अब मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा ही संभालती थी। अनुराधा की 5 बेटियां बड़ी हो चुकी थीं। अनुराधा को शहर में बहुत से लोग जानते थे और उसके अच्छे व्यवहार से सभी परिचित थे। अनुराधा को अपनी 5 बेटियों की शादी के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। हनुमान जी के आशीर्वाद से अनुराधा की 5 बेटियां आज अपने ससुराल में सुखी थीं। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान होते हैं। सुबह सुबह अनीता काम पर जाने लगी तो उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे बहुत कमजोरी हो रही थी, इस वजह से वो उठ भी नहीं पा रही थी। तभी रीमा और नीमा उसके पास आई। क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं, सिर बहुत भारी है। लगता है कल बारिश में भीग गई तो इस वजह से थोड़ा जुकाम भी है। माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आज आप काम पर मत जाओ, हम आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं नहीं, आज तो बहुत काम है। चंद्रिका भाभी ने आज जल्दी भी बुलाया था। एक काम करते हैं ना, मैं काम पर चली जाती हूँ, तुम माँ को दवाई दिलवा दो, बस दोनों काम हो जाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं माँ को दवाई दिलवाकर उन्हें कुछ खिलाकर तेरे पास ही आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम मुझे दवाई दिलवा दो, मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी, फिर तू रीमा के पास चली जाना। रीमा काम पर चली जाती है और नीमा माँ को दवाई दिलवाने। अनीता शहर की बहुत ही पॉश कॉलोनी में काम करती थी, जहाँ पर काफी अमीर और पैसे वाले लोगों के घर थे। घर की लेडीज खुद से कोई काम नहीं करती थी। सब काम के लिए अलग अलग काम वाली आती थी, जिनमें से एक अनीता भी थी। रीमा काम पर जाती है तो थोड़ी देर बाद नीमा भी दवाई दिलवा कर आ जाती है। मैम साहब, ये दूध की मलाई फेंक दो। फेंक दो? हाँ, क्या करना है, रखकर बेकार ही रखिए। ठीक है मैम साहब। भैया 1 मिनट रुकना। क्या हुआ रीमा, तुमने मलाई फेंकने क्यों नहीं थी? मालकिन, इस मलाई से तो आप देसी घी बना सकते हो। ये तो बहुत सारी मलाई है, इसका तो ढेर सारा देसी घी निकल आएगा। क्या देसी घी? मैंने तो घर पर कभी नहीं निकाला। हमारे घर में तो देसी घी बाजार से आता है। हम आपको इस मलाई का देसी घी निकाल कर दे दें, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, बना दो, मेरा तो फायदा ही है। मुझे इस महीने देसी घी बाजार से नहीं मंगवाना पड़ेगा। भैया ये मलाई हमें दे दो, हम अभी इसका घी बना देते हैं। रीमा और नीमा वहाँ खाना बनाने वाले शेफ से मलाई ले लेती हैं और किचन में मलाई से घी बनाने लगती हैं। कुछ देर बाद बहुत ही बढ़िया मलाई का घी निकल आता है। ये देखकर मालकिन चंद्रिका बहुत खुश होती है। इस समय चंद्रिका की एक सहेली उससे मिलने आई होती है। तुमने तो बहुत बढ़िया घी निकाल दिया। हमारे तो जितने भी खाना बनाने वाले लगे हुए हैं सब मलाई को फेंक देते हैं। किसी ने भी हमें ये सलाह नहीं दी कि इतना रोज का दूध आता है, इतनी मलाई जुड़ती है तो हम इसका घी बना ले।
तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। घी में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम दोनों ये घी कैसे बना लेती हो? आंटी जी, ये घी बनाना हमने अपनी माँ से सीखा है। अरे अनीता को तुम जानती हो ना, ये अनीता की दोनों बेटियां हैं। अनीता की तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसलिए आज ये काम पर आई थी। वो तो रामू मलाई को फेंक रहा था तो इन दोनों ने देख लिया और देखो इस मलाई का घी बना दिया। मेरे घर पर भी मलाई बहुत खराब होती है, मैं खुद ऐसे ही फेंक देती हूँ। तुम एक काम करो, शाम को मेरे घर में भी घी बना दो। वैसे भी मैं बाजार से घी ऑर्डर करने वाली थी, घर पर बनवाऊंगी मलाई का तो मेरे हस्बैंड बहुत इम्प्रेस होंगे। मेरे ससुर जी को तो इन सब चीजों की बहुत आदत है। ठीक है आंटी जी, हम आ जाएंगे। आप अपने घर का पता बता दो कहाँ है। मालकिन चंद्रिका की सहेली रीमा नीमा को अपना घर बता देती है। वो चंद्रिका के घर से थोड़ी दूरी पर ही रहती थी। चंद्रिका का काम खत्म करके रीमा नीमा चंद्रिका की सहेली उषा के घर पहुंच जाती है। उषा उन्हें अपनी रसोई में ले जाती है और रीमा नीमा दोनों घी निकालने लगती हैं। अब ये बात जब उस कॉलोनी की बाकी कोठियों में रहने वाली चंद्रिका की बाकी सहेलियों को पता चलती है तो वो भी रीमा नीमा से घी निकालने के लिए कहती हैं। रीमा नीमा की इस काम से बहुत कमाई होती है। माँ देखो, आज हमने अरुणा आंटी के घर घी निकाला, उन्होंने हमें 200 रुपए दिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इन पैसों को तुम दोनों संभाल कर रखो। माँ, हम तो उस कॉलोनी में घी वाली बहनों के नाम से फेमस हो गए। कॉलोनी की सब आंटी जो थी सारी मलाई फेंक देती थी। उनके खाना बनाने वाले उनको ये चीज कभी बताते ही नहीं थे कि मलाई का मक्खन और घी बना लो। अब तो सबने घर में मलाई जोड़कर रखनी शुरू कर दी है। बहुत सारी मलाई इकट्ठी होती है माँ सब घरों में। हाँ, मुझे तो ये बात पता थी, पर मैंने कभी बोला ही नहीं। ये तो तुम दोनों की समझदारी है कि तुमने उन्हें कह दिया, और आज उनकी इतनी सारी मलाई भी नहीं फिकती और उनका घी भी निकल आता है। अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाजार से घी मंगवाता होगा। अनीता जो सोच रही थी वैसा ही हुआ। कॉलोनी की सभी औरतों ने अब बाजार से घी लेना बंद कर दिया, क्योंकि उनको घर बैठे ही इतना बढ़िया ज्यादा मात्रा में घी मिल जाता था। क्या हो, तुमने आज घी क्यों नहीं लिया? तुम तो अक्सर घी ले जाती हो। नहीं, सामान में घी नहीं लिखवाया, और वैसे भी अब भूल जाओ मदन भैया कि तुम्हारी दुकान से कॉलोनी की कोठियों में घी जाने वाला है। क्यों, हमेशा तो 4-4, 5-5 किलो घी जाता है। अब क्या हो गया? तुम नहीं ले जा रही हो तो कोई और ले जाएगा। मेरा तो काम बेचना है। कॉलोनी के घरों में रीमा और नीमा नाम की वो जो 2 बहनें हैं ना, वो घी निकाल देती हैं। इस वजह से सबको उनके हाथ का घी पसंद आता है। सब अब घर में मलाई इकट्ठी करके रखने लगे हैं। रीमा नीमा बहुत बढ़िया घी निकाल देती हैं। अच्छा, तो ये बात है। दुकानदार ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है, क्योंकि कॉलोनी के घरों में उसकी दुकान से बहुत सारा घी जाता था। अचानक से सब घरों ने घी लेना बंद कर दिया तो उसकी कमाई कम हो गई। कुछ दिनों बाद चंद्रिका ने रीमा नीमा को एक बार फिर से घी बनाने के लिए बुलाया। रीमा नीमा, तुमने जो घी बनाया था वो तो खत्म हो गया, मलाई और इकट्ठी हो गई है। रामू तुम्हें और मलाई निकाल कर दे देगा, आज घी बना जाओ। जी मालकिन, हम बना देते हैं। रीमा नीमा रसोई में जाती हैं। वहां पर शेफ रामू फ्रिज में से मलाई निकाल रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा कटोरा था। ये रही मलाई, तुम दोनों इसका घी बना दो। इतनी थोड़ी सी मलाई पर मलाई तो बहुत सारी इकट्ठा होती है, इसका तो बहुत जरा सा घी बनेगा। जितनी है उतना बना दो, ज्यादा सवाल मत किया करो। मैं भी यहाँ पर ज्यादा सवाल नहीं करता, नहीं तो मालकिन गुस्सा होती है। शेफ वहां से बाहर चला जाता है। रीमा नीमा घी बना देती है और उस दिन घी बहुत थोड़ा सा निकला। पता नहीं बड़ी वाली छलनी कहाँ रखी है, घी छानना रह गया है। मैं नीचे देखती हूँ, कहीं अलमारी में नीचे ना गिर गई हो। नीमा अभी छलनी ढूंढी रही थी कि तभी उसकी नजर नीचे छुपे डस्टबिन पर जाती है, जिसमें बहुत सारी मलाई गिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बड़ी थैली में मलाई को फेंका हो। ये बात जब चंद्रिका को पता चलती है तो सारी बात सामने आ जाती है। शेफ रामू ने जानबूझकर मलाई को फेंक दिया था। रामू सब कुछ सच सच बता देता है कि उसे दुकानदार ने ही ऐसा करने के लिए कहा था, और इस बात के दुकानदार ने उसे 5,000 रुपए दिए थे। मालकिन माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था, मुझसे गलती हो गई। नहीं रामू, चाहे बात छोटी है, कोई इतनी बड़ी नहीं है, पर ऐसी घटिया बात वो भी सिर्फ 5,000 रुपए के लिए तुम कैसे कर सकते हो? उस दुकानदार से तो अब इस कॉलोनी में हम में से कोई कुछ सामान नहीं लेगा, पर तुम्हें भी मैं नौकरी पर नहीं रखूंगी। तुम कहीं और जाओ और वहां नौकरी ढूंढो, इस कॉलोनी में तुम्हें कोई नहीं रखेगा। चंद्रिका शेफ रामू को नौकरी से निकाल देती है। अब उस दुकानदार से भी सबने सामान खरीदना बंद कर दिया। धीरे धीरे रीमा और नीमा के हाथों के बने घी की बात सबको पता चलने लगी। सब उन्हें घी निकालने के पैसे देते थे। धीरे धीरे रीमा नीमा ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, और फिर एक दिन उन्होंने सोचा क्यों न वो खुद की घी की एक दुकान बनाए, जहां पर लोगों को शुद्ध देसी घी प्राप्त हो। रीमा नीमा के दिमाग ने काम किया, उनकी योजना सफल रही।
अब उन्होंने घी की एक बड़ी दुकान बना ली जहाँ पर वो घी बनाकर बेचने लगी। और फिर एक दिन रीमा नीमा सफल घी व्यापारी बन गई और उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। आज उनकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उन्होंने अपने लिए और अपनी माँ के लिए वो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर ली जिसके वो कभी सपने देखा करती थी। कहते हैं बहनों के बीच में प्यार का अटूट रिश्ता होता है, लेकिन ये कलयुग है और कलयुग में तो प्यार पैसा देखकर ही किया जाता है। ऐसे ही एक गांव में एक गरीब किसान के घर 3 बेटियां पैदा हुई थीं। किसान ने तीनों का नाम रितु, राखी और रीना रखा था, लेकिन तीनों बेटियां जब 18 साल की हो गईं, तब वो किसान और उसकी पत्नी एक एक्सीडेंट में मारे गए। तीनों बेटियां अनाथ हो गईं। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। पिताजी हमारे लिए कितनी मेहनत करते थे, अब हमें कौन खाना खिलाएगा, हम क्या करें। तीनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। फिर 2 दिनों के बाद रितु ने कहा, राखी, रीना, हमें शादी कर लेनी चाहिए, तभी हमें इस गरीबी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन हमसे शादी करेगा कौन? हम तो दहेज भी नहीं दे सकते। तो क्या हुआ, आजकल के लड़के लड़की देखते ही फिदा हो जाते हैं। बस अमीर लड़कों को प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर लो, बात खत्म। लेकिन रीना को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, नहीं नहीं, किसी और के भरोसे क्यों रहना है, हम खुद करेंगे कुछ। तू पागल है क्या रीना? कुछ करने में सालों लग जाएंगे, शादी करने से सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। लेकिन रीना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। रितु और राखी अपने लिए लड़के ढूंढने लगे और रीना कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने में लग गई। रितु और राखी ने कॉलेज छोड़ दिया। सोशल मीडिया के जरिए वो दोनों 2 अमीर लड़कों से मिले, सुहास और आकाश। दोनों एक ही अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे थे। रितु और राखी ने उन दोनों को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और कुछ ही दिनों के अंदर उन लोगों ने शादी भी कर ली। ससुराल जाने के बाद रितु और राखी के होश उड़ गए। अरे यार, कितना बड़ा घर है, कितने सारे फर्नीचर हैं। मैं तो हमेशा से यही सब चाहती थी। दीदी, यहाँ नौकर लोग भी हैं, हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत मजा आएगा यहाँ पर। अब पूरी जिंदगी आराम से बीत जाएगी। आपका आइडिया मस्त था दीदी। हाँ, मुझे पता है, वो रीना पागल है, अकेले उस गरीब खाने में पड़ी हुई है। रहने दो उसे, पूरी जिंदगी भर वो गरीब ही रहेगी। वो दोनों अपने पतियों के साथ खाना खाने बैठ गए। खाने में चिकन, मटन, पनीर सब कुछ था। रितु और राखी ने पेट भरकर खाना खाया। उधर गरीब झोपड़ी में रीना चावल में पानी मिलाकर खा रही थी। घर में वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। आज पहली बार मैं इस घर में अकेली हूँ। पता नहीं वो दोनों अभी क्या कर रहे होंगे। हे भगवान, वो दोनों बस खुश रहे। खाना खाने के बाद वो पढ़ाई करने बैठ गई। अगले दिन वो कॉलेज गई। प्रिंसिपल ने उससे कहा, रीना, तुमने 2 महीने से कॉलेज की फीस नहीं भरी, कब भरोगे पैसे? माफ कर दीजिए सर, मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है, इसीलिए नहीं भर पाई। ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं होगा। फीस भरो, नहीं तो निकल जाओ इस कॉलेज से। प्रिंसिपल ने रीना को धक्के मारकर कॉलेज से निकाल दिया। रीना को बहुत दुख हुआ। हे भगवान, मैं तो पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहती थी। क्या इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है? रीना काम ढूंढने लगी, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। अगले दिन सुबह रीना जब घर का काम कर रही थी, तब उसके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से रितु और राखी बाहर आई। अरे दीदी, आओ आओ, मुझे लगा कि आप लोग इस घर में कभी नहीं आओगे। नहीं नहीं, हमें तो आना ही था, हमें देखना था कि तू किस हालत में है। हाँ हाँ, तूने हमारी बात नहीं मानी। हम देख कितनी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं। अच्छी बात है दीदी, लेकिन मुझे खुद से कुछ करना है, पति के पैसों से ऐश नहीं करनी है। तू खुद कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे कॉलेज नहीं गई आज? वो कॉलेज की फीस नहीं दे पाई ना, इसीलिए कॉलेज से मुझे निकाल दिया। यही होना था। अब कर ले तुझे जो करना है, हम तो पति के पैसों पर ही ऐश करेंगे। वो दोनों गाड़ी में बैठकर चले गए। रीना को अपना पेट पालना था, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। रीना के पास जितने भी पैसे थे, उन पैसों से रीना ने चावल और राजमा खरीदा और बाजार में राजमा चावल बेचने लगी। राजमा चावल खा लो, राजमा चावल खा लो, स्वादिष्ट राजमा चावल। 2 महीने बीत गए। रीना राजमा चावल बेचकर अपना पेट पालने लगी और घर लौटकर पढ़ाई करती रही। एक दिन रीना शाम को घर आई और पढ़ाई करने बैठ गई। तभी बिजली चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। अरे, आसपास के घरों में तो बिजली है, यहाँ बिजली क्यों चली गई? तभी रीना को याद आया कि 2 महीने से बिजली का बिल भी नहीं भर पाई है वो। लेकिन रीना को पढ़ाई करनी थी। घर में एक मोमबत्ती तक नहीं थी।
अंधेरे में पढ़ाई कैसे करूं? पढ़ाई नहीं करूंगी तो मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी। बहुत सोचने के बाद रीना को दुर्गा माँ की याद आई। गांव में दुर्गा माँ का एक मंदिर था। मंदिर तो छोटा सा था, लेकिन मंदिर में हमेशा एक बल्ब जलता रहता था। रीना किताबें लेकर मंदिर चली गई। दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठकर बल्ब की रोशनी में वो पढ़ाई करने लगी और पढ़ाई करते करते रीना वहीं सो गई। सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा मंदिर का पुजारी वहां बैठकर पूजा कर रहे हैं। पुजारी जी, आप कब आए? थोड़ी देर पहले आया हूं बेटी। तुम सो रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। लेकिन तुम यहाँ किताबें लेकर पढ़ाई क्यों कर रही हो बेटी? रीना ने उनसे सब कुछ कहा। पुजारी ने सब कुछ सुना और रीना से कहा, ठीक है बेटी, अब से तुम मंदिर में ही रहकर पढ़ सकती हो। यहाँ मैं तुम्हारे पढ़ने और खाने का इंतजाम कर दूंगा। तुम बस पढ़ाई करो और दुर्गा माँ को मन ही मन बुलाओ। दुर्गा माँ तुम्हें निराश नहीं करेंगी। रीना घर छोड़कर मंदिर में ही रहने लगी। उसने राजमा चावल बेचना छोड़ दिया और अपना पूरा वक्त पढ़ाई पर देने लगी। उधर उसकी दोनों बहनें ऐशो आराम से जिंदगी बिता रही थी। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन ऋतु के साथ सुहास का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आकाश ने सुहास से कहा, भैया, ऋतु और राखी के चोचले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, वही तो देख रहा हूँ। कुछ करना पड़ेगा। इन दोनों को हमारी जिंदगी से निकाल देते हैं। हमें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। तूने ठीक कहा आकाश। अब ऋतु से मन उठ गया मेरा। मुझे भी अब राखी पसंद नहीं आ रही है। ऋतु और राखी को आइडिया भी नहीं था कि उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। उसी दिन रीना का इंटरव्यू था। उसने दुर्गा माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे दुर्गा माँ, मेरे पास कॉलेज की डिग्री नहीं है। बस मुझे किसी भी तरह ये नौकरी मिल जाए, फिर मैं धूमधाम से आपकी पूजा करूंगी। रीना इंटरव्यू में गई। कंपनी के मालिक ने पूछा, तुम्हारे पास तो कॉलेज की डिग्री नहीं है। तुमने कॉलेज खत्म ही नहीं किया। तुम्हें हम ये नौकरी क्यों दे भाई? सर, मैं गरीबी की वजह से कॉलेज खत्म नहीं कर पाई, लेकिन बड़ी मेहनत से पढ़ाई पूरी की है। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ लीजिए। कंपनी के मालिक ने प्रश्न पूछा और रीना ने सभी का सही उत्तर दिया। उसे नौकरी मिल गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। उसने अपने दम पर गरीबी से मुक्ति पा ली। उधर सुहास और आकाश ने दो नई लड़कियों से शादी कर ली और उन्हें घर ले आए। ऋतु और राखी चौंक गए। सुहास और आकाश ने उन दोनों को घर से निकाल दिया। ऋतु और राखी रातों रात फिर से गरीब हो गए। वो दोनों रोते हुए अपने पुराने घर में लौट आए और देखा रीना पुराना घर तोड़कर नया घर बना रही है। अरे दीदी, आप दोनों, क्या बात है? तुझे नौकरी मिल गई बहन। हाँ, तू सही कहती थी बहन। खुद के दम पर ही अमीर होना चाहिए। हम गलत थे। कोई बात नहीं दीदी, अब हम तीनों एक साथ रहेंगे। आप दोनों पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। तीनों एक साथ रहने लगे। ऋतु और राखी पढ़ाई करने लगी और उन दोनों को भी नौकरी मिल गई। तीनों ने मिलकर बड़े धूमधाम से दुर्गा माँ की पूजा की और इस तरह तीनों बहनें अमीर हो गईं। बेस्ट बडीज।